ये तो आदमी न समाजी है, ना इसके अंदर इंसानियत है, और सियासत तो है ही नहीं। ये तो ठग है एक नंबर का, और सबको पता चल गया कि ये क्या है। नौटंकी एक नंबर का। लंबी टी शर्ट पहन लेगा, पैरों में चप्पल ले लेगा और कहेगा मैं तो आम आदमी हूँ। शराब में जो घोटाला किया गया है, इतना बड़ा घोटाला है। जब ये परतें खुलेंगी इसकी, पब्लिक के सामने आएगा, तो आप देखना। जब केजरीवाल ने सीएम हाउस को बनाया, उसमें कई करोड़ रुपए खर्च किए, तब तो किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी, ना एलजी ने रोकी। नहीं, हितैषी कहाँ है? मुझे एक काम बता दे मुसलमानों के लिए किया हो। एक काम किया था इमामों को सैलरी देने का, 2100 इमामों को, वही रोक दे। इमाम के पीछे हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग। इमाम जब मस्जिद से एक बार ऐलान करता है तो वो हजारों लाखों लोगों तक संदेश जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी। जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई। आपको जो इनकी योजना आई है, पुजारी ग्रंथी योजना, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इसका ये है कि आपने पुजारी और ग्रंथियों को सैलरी देने की बात की, आपने पादरियों का जिक्र नहीं किया। जी। क्यों नहीं दिया पादरियों को आपने? जी। क्या आप पादरियों को इंडिया का नागरिक नहीं समझते? क्या आप पादरियों को दिल्ली का रिहायशी नहीं समझते? या पादरी और मुसलमानों को अपना अपना बंधुआ मजदूर समझते हो कि ये तो मजबूरी में वोट देगा ही, हमें जाएगा नहीं कहीं? ऐसा नहीं है। इनको दिख गया आईने की तरह कि मुसलमान इस बार जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है, इसलिए इन्होंने एक नई स्कीम निकाली ताकि हिंदू और सिख इनकी तरफ आ जाए। मैं इसमें कुछ चीज़ें खुलासा करना चाहता हूँ। ये सम्मान निधि जो है, सम्मान निधि का मतलब होता है ऑनोरेरियम, एजाज़ी। मेरी जेब में पैसा है, मैं आपको दे रहा हूँ। जिस दिन पैसा मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो आप मुझसे मुतालबा नहीं कर सकते कि साहब आप अब क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने 1 साल दिया है, 2 साल दिया है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सम्मान निधि का दिल्ली के 2100 इमामों के लिए एक स्कीम निकाली थी, और उनको 1 साल तक दिया भी है। 1 साल के बाद बंद कर दिया। अब वो इमाम इनके पास नहीं आ सकते कि साहब हमें सम्मान निधि क्यों नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि वो सम्मान निधि था। हम जो लोग इनके पास जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के परमानेंट इमाम हैं। हम कोई 85 से है, कोई 80 से है, कोई 90 से है। मैं 96 से इमाम हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड का। हम परमानेंट इमाम हैं। और दिल्ली वक्फ बोर्ड चूँकि एक महकमा है, उसके अंतर जो है बहुत सारी ज़मीनें आती हैं, बहुत सारी मार्केटें हैं, दुकानें हैं, उनका रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू से हमें हमेशा सैलरी मिलती थी। लेकिन इन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया। इन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया कि जैसे उन 2100 इमामों को ऑनरेरियम देना शुरू किया, सम्मान निधि देनी शुरू की, तो हमें भी जो रेवेन्यू था उससे उठाकर ग्रांट पे डाल दिया, और हमें भी ग्रांट से पैसा देने लगे कि साहब सब इमाम बराबर हैं। हम उस वक्त में चुप रह गए, इसलिए कि भाई चलो 2100 आदमियों को फ़ायदा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम 200-250 आदमी भी उन्हीं के साथ लगेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि उनको देना बंद कर दिया। अब जब उनको देना बंद कर दिया, ग्रांट कहाँ? अब बड़ा मसला खड़ा हो गया। इसीलिए ये 18 महीने की सैलरी, आज 18वां महीना, 19वां महीना शुरू हो गया, 18 महीने पूरे हो गए। ये 18 महीने की सैलरी रुकना, मात्र 18,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हैं, और वो 18 महीने रुक जाए। आप बताइए, जिसका गुजर बसर 18,000 पे हो और 18 महीने वो सैलरी रुक जाए, तो उसकी हालत क्या होगी उसके। सर, अभी आप देख रहे हैं कि इधर तो आप कह रहे हैं कि इमामों के 18 महीने से सैलरी इन्होंने रोक दी है, लेकिन दूसरी तरफ पुजारियों और ग्रंथियों के लिए वो 18,000 हर महीने सम्मान देने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ 18 के बजाय आप उनको 36 दीजिए। हमें खुशी है, दिल से खुशी है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आपको पता होगा, अभी महिलाओं के लिए एक योजना निकाली 2100। इन्हीं के मंत्रालय ने आके उसका खंडन कर दिया कि साहब हमारे यहाँ जो योजना है महिलाओं के लिए वो 1000 रुपये वाली है, 2100 वाली है ही नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले विधानसभा का सत्र बुलाइए, विधानसभा में इसको पारित कीजिए कि साहब हम पुजारियों को और ग्रंथियों को इतना पैसा देंगे, और फिर उनको सैलरी के नाम पे दीजिए, हमें भी खुशी होगी। सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं आप उनको? भरोसा नहीं है कि कब रुक जाए। मैं बता रहा हूँ ना, हमारा एक्सपीरियंस है। 2100 इमामों का रुका हुआ है। 2100 इमामों को इन्होंने 1 साल दिया और बाद में रोक दिया। हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम आपको झूठी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए पुजारियों से, कल से पुजारियों और ग्रंथियों से ये कह रहा हूँ कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करते हुए पहले इस बात को इंश्योर कर लें कि ये सैलरी आपकी आजीवन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है चुनाव के बाद ना भी मिले। इन्होंने कहा कि चुनाव अगर हम जीत गए तो हम आपको सम्मान नहीं दे देंगे।
चुनाव के बाद में कह देंगे साहब एलजी नहीं करने दे रहा है। क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बार बोला है कि मेरे हाथ बांध रखे हैं एलजी का। एलजी ने हाथ बांध रखे हैं, अफसर मेरी फाइल नहीं करते। अब मुझे बताइए, हमारी तनख्वाहों में भी यही कहते हैं कि अफसर नहीं करने देते। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, जब केजरीवाल ने सीएम हाउस को बनाया, उसमें कई करोड़ रुपए खर्च किए, तब तो किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी, ना एलजी ने रोकी। आप अपने एमएलओ को 2.5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, एलजी ने तो नहीं रोका, ना किसी अफसर ने रोका। जितने भी सरकारी कामकाज हैं, बताइए आप मुझे कौन सा रुक रहा है? सिर्फ इमामों के लिए, या जो सम्मान निधि अब ग्रंथियों को और पुजारियों को देने जा रहे हैं उसके लिए एलजी का नाम लेते हैं। ये जानबूझकर सियासत करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ पुजारियों से, ग्रंथियों से, अच्छी बात है आपको एजाजिया मिले, अच्छी बात है, हम बिल्कुल इसमें दुखी नहीं है। बल्कि हम तो कहते हैं कि सरकार को तमाम पुजारियों को देना चाहिए, तमाम ग्रंथियों को देना चाहिए, तमाम पादरियों को देना चाहिए, तमाम इमामों को देना चाहिए। क्यों नहीं देगा सरकार? लेकिन इंश्योर करे कि ये आजीवन मिलेगा आपको, ये आपको परमानेंट मिलेगा। सैलरी के नाम पे दो। सम्मान निधि कोई चीज़ नहीं होती। सम्मान निधि होता ठगने का नाम। यानी मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मैंने आपको 2 रुपये दे दिए। मेरी जेब में 10 रुपये नहीं, मैं आपको 2 रुपये कहाँ से दे दूंगा? और यही बहाना होगा, यही बात कही जाएगी। 2 बातें, एक तो कहा जाएगा साहब एलजी ने फाइल रोक दी। देख लेना आप इसको लिख लीजिए, इस बाइट को महफूज कर लीजिए, कर रहे हैं आप। इस बाइट को आप महफूज कर लीजिए। इलेक्शन के बाद में हम और आप फिर मिलेंगे, आप आइएगा मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दाव इनका ये होगा कि साहब एलजी ने फाइल रोक दी। एलजी कह रहे हैं कि नहीं, आप पुजारियों को नहीं दे सकते, ग्रंथियों को नहीं दे सकते, सबसे पहला। दूसरी बात, क्या करेंगे? महीना 2 महीना दे देंगे, 6 महीने दे देंगे, उसके बाद रोक देंगे। क्योंकि सम्मान निधि का मतलब ही ये होता है कि आप, हमारी जेब में पैसा है तो हम आपको दे रहे हैं। अगर क्राइसिस हो गया मेरे कारोबार में, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपसे कहाँ से दे दूंगा? ये तो कॉमन सेंस है। सैलरी तो देनी पड़ेगी, भले ही वो 18 महीने रुक जाए, मेरी सैलरी इनको देनी पड़ेगी। 18 नहीं, चाहे 22 महीने रुक जाए, चाहे 24 महीने रुक जाए, नहीं देनी। भाई मेरी सैलरी है, मेरी सम्मान निधि नहीं है। नहीं, वो भी तो बोल तो सकते हैं कि एलजी ने हाथ रोक लिए, मेरे हाथ बांध लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एलजी इसलिए नहीं, एलजी के लिए इसलिए नहीं कह सकते। देखिए, हमें 1970 से मिल रही है और ये बाकायदा पार्लियामेंट से वक्फ एक्ट मंजूर है, उसके तहत हमें मिल रही है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना की सरकार रही, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही, सुषमा स्वराज की सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, और उस वक्त यहाँ बीजेपी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कभी हमारी 1 महीने की सैलरी नहीं रोकी, बिल्कुल बराबर मिलती रही। और कभी ये भी नहीं कहा कि साहब हम नहीं देते, हम तो बीजेपी का आदमी है, हम क्यों दें इमामों को सैलरी? क्योंकि ये वक्फ एक्ट के तहत हमें जो है वक्फ बोर्ड से सैलरी मिलती है। एक्ट है हमारा बना हुआ, वक्फ एक्ट, और हमें रेवेन्यू से मिलती है। ये तो इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है कि हमें जो है उस पर डाल दिया, ग्रांट पे डाल दिया। केजरीवाल तो बोलते हैं कि मैं मुस्लिमों का हितैषी हूँ, आप कह रहे हैं गद्दारी की। नहीं, हितैषी कहाँ है? मुझे एक काम बता दें मुसलमानों के लिए किया हो। एक काम केजरीवाल खड़े होकर गिनवा दे कि ये काम मैंने एक काम किया था इमामों को सैलरी देने का, 2100 इमामों को, वही रोक दे। उसके अलावा कोई काम हो तो बताओ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। एक तरफ ये आबकारी नीति लेके आते हैं, के साथ एक फ्री देते हैं जब इनकी एलजी फाइल नहीं रोकते हैं। दूसरी तरफ ये बिजली पानी फ्री कर देते हैं, तब इनकी एलजी फाइल नहीं रोकते हैं। डीटीसी फ्री कर देते हैं, तब इनकी फाइल नहीं रोकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमामों की सैलरी या और कोई योजना की बात करे जनता, तो बोलते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे। 30 महल इतना करोड़ों रुपए खर्च करके बना देते हैं, तब एलजी इनकी फाइल नहीं रोकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने खुद ये बातें कही हैं आपसे कि इनके काम में एलजी कोई रुकावट नहीं डालते। रुकावट होती है उस कामों में जिसका ये झूठा वादा करते हैं और फिर उसको पूरा नहीं कर पाते, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं होता, फिर ये कहते हैं कि एलजी ने फाइल रोक दी। अभी इन्होंने ट्वीट किया था केजरीवाल ने, और कहा था कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के प्रयास में लगे ग्रंथी और पुजारियों के सम्मान में ये राशि है। लेकिन क्या दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी रहते हैं या अन्य धर्म के कोई मठाधीश या फिर बोलें कि धर्मगुरु नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो ऐलान है पुजारी और ग्रंथी, और उसमें पादरियों का नाम नहीं लिया, ये तो अपने आप में दर्शाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। सॉरी, हिंदू और सिख वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको पता है कि ईसाई जो है यहाँ 0.5% है या 10% है, 0.10% है, तो ईसाइयों से ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मुसलमान को ये मजबूरी समझते हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान तो हमें ही वोट देगा। इसलिए इस बार
इनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मुसलमान किसी के बाप का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान किसी का ऐसा नहीं है कि हमें वोट केजरीवाल को ही देना या हमें वोट कांग्रेस को ही देना है। इसलिए जो है हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सावधानी से काम लो, इतना जल्दी मुसलमानों को निगलेक्ट करने की कोशिश ना करो। इमाम जो है आम आदमी नहीं होता, इमाम के पीछे हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों लोग। इमाम जब मस्जिद से एक बार ऐलान करता है तो वो हज़ारों लाखों लोगों तक संदेश जाता है। इसलिए इनकी आंखें अभी खुली नहीं है, खुल जाएंगी। अगर इन्होंने हमारी सैलरी आचार संहिता लगने से पहले पहले नहीं दी तो फिर देखेंगे ये। तो दिल्ली का मुस्लिम केजरीवाल से नाराज है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यकीनी तौर पर है। देखिए, केजरीवाल की तरफ जाने का एक मकसद था, कांग्रेस से कहीं ना कहीं मुसलमान परेशान हो गया था, परेशान हो गया था, इसलिए चला गया। विकल्प था नहीं हमारे पास। जब विकल्प मिला, एक रास्ता मिला, चले गए केजरीवाल के साथ में। लेकिन ये तो सबसे बड़ा ठग निकला, ये तो सबसे उन पर खरे नहीं उतरे, उन पर खरे नहीं उतरे यकीनी तौर पर। और केजरीवाल की 10 साल सरकार जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केजरीवाल 5 महीने की ऐसी सैलरी मुझे बता दें इमामों की जो इन्होंने कंटिन्यू दे दी हो हर महीने, पूरे 10 साल में। रिकॉर्ड है ये भी। न बीजेपी ने हमारी सैलरी रोकी, न कांग्रेस ने कभी रोकी। कांग्रेस के टाइम में एक बार 6 महीने रुक गई थी। हम शीला जी के पास गए, 3 दिन के अंदर उन्होंने पैसा देकर वक्फ बोर्ड को और हमारी सैलरी रिलीज कर 3 दिन के अंदर। और हम यहाँ 1 हफ्ते से इनके पास जा रहे हैं, मिलना भी गवारा नहीं करते। तो मुसलमान क्यों देगा वोट इनको? लेकिन सर एक तरफ तो कहते हैं मौलाना साहब ये केजरीवाल जी कि मैं आम आदमी हूं, और आप कह रहे हैं कि हम दरवाजे पे जा रहे हैं और मिलने के लिए भी नहीं आ रहे। मैंने इंटरनेशनल मीडिया में यही बात कही कि भाई ये कैसे आम आदमी हैं, ये कैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं? ये तो इंसानियत है, समाजियत है कि भाई अगर कोई मेरे दर पे आता है तो मैं उसको बिठाऊं, बुलाऊं, पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, उसकी बात को सुनूं। ये तो इंसानियत भी है। सियासत को छोड़ दीजिए आप, ये तो इंसानियत भी है। ये तो आदमी न समाजी है, न इसके अंदर इंसानियत है, और सियासत तो है ही नहीं। ये तो ठग है, 1 नंबर का। हाँ, 1 नंबर का ठग है। लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, कभी ऑटो पे देखो तो फिर लाएंगे केजरीवाल, बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, उस पर लिख रहा है भाई हो तो केजरीवाल जैसा। क्या मायने हैं? देखिए, ये सब चुनाव में तो ये सारी पार्टियां करती हैं। इससे ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत गए ये या सब लोगों का वोट इनको मिल गया। इस बार जो है इनको लगेगा, अंदाज़ा होगा। जैसे पिछली दफ़ा इनकी जो फुल से फुल बहुमत इनका आता था और तमाम पार्टियों का सफाया करते थे, पिछली दफ़ा देखो कम हो गए थे। इस बार ये भटक जाएंगे इसके लिए कि हम सरकार कैसे बनाएं। ऐसा तो नहीं चल रहा केजरीवाल जी के दिमाग में कि मुस्लिम तो मेरा है ही, और ग्रंथी और पुजारियों को लुभा के हिंदुओं को भी अपना कर लें? कुछ ऐसा करके सरकार बनाने की पुजारियों ने तो बाइकाट कर दिया ना इसका। भाई दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस में मंदिर है, उस मंदिर से इसको उद्घाटन करना था, पहला स्लिप भरना था। लेकिन वो स्लिप वहाँ से ना भर के दूसरे मंदिर से जब देखा कि पुजारियों ने वहाँ जाके, हिंदू धर्म गुरुओं ने बाकायदा जो है वो कर दिया, इसका बाइकाट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और वहाँ नारेबाजी शुरू हो गई। तो फिर दूसरे मंदिर से जाके शुरुआत की। तो हिंदू धर्मगुरु तो इसका बाकायदा बाइकाट कर रहे हैं। तो हिंदू वोट कहाँ से मिल जाएगा इसको? हिंदू वोट तो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाता। ये तो मुसलमान वोट है, इधर उधर घूमता रहता है, जो केजरीवाल को जिताता है। हाँ, तो इस बार केजरीवाल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बार दिखाई दे रहे हैं, और इलेक्शन में आपको और अंदाजा हो जाएगा। जी सर, आखिरी सवाल और, जैसे कभी तो ये संजीवनी योजना लेके आते हैं बुजुर्गों के लिए, 60+ के जो हैं, कभी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लेके आते हैं, और जल्दी जल्दी योजनाओं के लगातार आप देख ही रहे हैं घोषणा कर रहे हैं। तो लग रहा है कि इन योजनाओं से जनता पे प्रभाव पड़ेगा और केजरीवाल दोबारा फिर सत्ता काबिज कर पाएंगे। देखिए, आज का वोटर जो है बहुत समझदार है। मुझे बताइए, मैं कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को अपने कारोबार से जोड़कर कहीं भेजूंगा, कोई रियायत दूंगा, तो अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं, सबको पता है। उससे 2 पैसे भी कमाऊंगा और उसको भेजूंगा भी। केजरीवाल सरकार जो फ्री की स्कीम दे रहा है, अपनी जेब से थोड़े लगा रहा है, हमसे ही वसूल करता है, टैक्स के नाम पे हमसे ही वसूल करके हमें ही दे देता है। तो क्या वोटर को पता नहीं है? वोटर को तो इन चीज़ों को पता है। ये अलग बात है कि एक नई राजनीति थी इसकी, लोगों ने सोचा कि एक अच्छा आदमी है, शायद साफ़ सुथरी छवि होगी, शायद एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करेगा, शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटकर इसकी राजनीति होगी, जिससे देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन 2 साल में इसकी पोल खुल गई और सबको पता चल गया कि ये क्या है। नौटंकी 1 नंबर का, लंबी टी-शर्ट पहन लेगा, पैरों में चप्पल ले लेगा
और कहेगा मैं तो आम आदमी हूँ। और इसके ठाट बाट देखो, पहले इसने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं फला नहीं करूँगा, और अब सब कुछ है इसके पास। सर आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं, जैसे केजरीवाल लगातार कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती तानाशाही के तहत जेल में डाला गया, मैं निर्दोष हूं, आपको लगता है कि जबरदस्ती हुई इनके साथ जो आबकारी नीति में ये जेल गए, या वास्तव में इन्होंने घोटाले किए थे? घोटाला है, घोटाला तो है, ऐसा थोड़ा ही है भाई। कोर्ट ने इनको जमानत दी है, ऐसे थोड़ी बरी कर दिया, केस तो चलेगा। जब कन्वेक्ट हो जाएंगे सज़ा मिलेगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत साफ़ सुथरे हैं और इन्होंने कुछ किया ही नहीं। शराब में जो घोटाला किया गया है, इतना बड़ा घोटाला है, जब ये परतें खुलेंगी इसकी, पब्लिक के सामने आएगा, तो आप देखना।